हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ओके, सो मीन यानी कि ई एक्स इक्वल टू समीशन एक्स आई पी आई। ओके, मतलब एक्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 1 इंटू 0.1, ओके 1 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 0.3 प्लस 4 इंटू 0.4। ओके, 0.1, 0.5, 1.4 एंड 3.0, तो ये बनेगा 3.0। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट वेरियंस। तो पहले वेरियंस फाइंड करते हैं। वेरियंस एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ओके, ई एक्स फाइंड कर चुके हैं तो पहले ई एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये होता है समीशन एक्स आई स्क्वायर पी आई, मतलब एक्स का स्क्वायर करके कोरेस्पॉन्डिंग पी को मल्टीप्लाई करना और फिर सबको ऐड करना। तो 1 स्क्वायर इंटू 0.1, देन 2 स्क्वायर इंटू 0.2, फिर 3 स्क्वायर इंटू 0.3, देन 4 स्क्वायर इंटू 0.4, 6.4। ओके, 0.1, 0.9, 3.6 एंड 10.0। ओके, ये ई एक्स स्क्वायर मिला। ई एक्स यहां से हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अगर वेरिएंस में पुट करेंगे वेरिएंस एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर यानी कि 10 माइनस ई एक्स स्क्वायर मतलब 9, तो वेरिएंस मिलेगा 1। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, मतलब अंडर रूट 1 यानी कि 1। सो मीन है 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, इफ u, v and w are 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। u प्लस v माइनस w डॉट प्रोडक्ट विथ u माइनस v क्रॉस v माइनस w। ओके, पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। सो u प्लस v माइनस w एज इट इज, और अंदर u पहले इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर माइनस v का इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये बनेगा u क्रॉस v माइनस u क्रॉस w माइनस v क्रॉस v प्लस v क्रॉस w। ओके, v क्रॉस v 0। अब u का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर v का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड फिर माइनस w का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। सो ये बनेगा u डॉट u क्रॉस v, राइट। और हमें पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में यानी कि a डॉट b क्रॉस c में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे ये बन रहा है u डॉट u क्रॉस v, u यहाँ पे सेम है इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही u डॉट u क्रॉस w भी 0, तो बचा क्या u डॉट v क्रॉस w, राइट। ओके, v डॉट u क्रॉस v ये भी 0, और सेकंड के साथ ये बनेगा माइनस v डॉट u क्रॉस w। ओके, लास्ट टर्म के साथ ये 0 हो जाएगा। सो माइनस w के साथ ये माइनस w u क्रॉस v, और बाकी दोनों के साथ 0, क्योंकि यहाँ पे भी w है यहाँ पे भी w है, तो w के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा इनका तो 0 हो जाएगा, राइट। ओके, u डॉट v क्रॉस w को लिख सकते हैं बॉक्स u v w। ओके, बॉक्स के फॉर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो इसको बॉक्स के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, u डॉट v क्रॉस w एज इट इज माइनस, ओके इधर है w u क्रॉस v और इधर है v u क्रॉस w, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं w v क्रॉस u, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर एक ही डायरेक्शन में वेक्टर को चेंज करें तो कोई रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो w आगे आया तो v अंदर जाएगा, तो ये बनेगा w डॉट v क्रॉस u और इधर w डॉट u क्रॉस v, राइट। अच्छा, अगर u एंड v को इंटरचेंज करते क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस w u क्रॉस v
माइनस डब्ल्यू यू क्रॉस वी, सो ये दोनों कैंसिल और बचा क्या, u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इंटीग्रल i इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। सो x इक्वल टू, अगर सेक स्क्वायर थीटा पुट करें, सेक स्क्वायर थीटा इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि रूट के अंदर x माइनस 1 है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा जाएगा तो ये बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज टेन थीटा, और अकॉर्डिंगली ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। ओके, अगर इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू 2 सेक थीटा का वापस से डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा। ओके, dx की जगह 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो आई बनेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में x यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट एक्स माइनस 1 यानी कि टेन थीटा। x की जगह सेक स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो ये टेन थीटा बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म बना। अभी इसमें टेन थीटा को t पुट कर सकते हैं, सो t इक्वल टू टेन थीटा, देन dt इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह dt एंड टेन थीटा की जगह t, सो i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा t है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, राइट। ओके, i इक्वल टू अपने पास बना, ये जो 2 बार था उसको मैं अंदर भेज रहा हूं, तो ये बनेगा न्यूमरेटर में 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ओके, 2 को अंदर इसलिए भेजा क्योंकि डिनोमिनेटर का हमें पता है इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में न्यूमरेटर को बना सकते हैं। मतलब टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 2t प्लस 1, तो 2t तो है अपने पास, अगर प्लस 1 माइनस 1 कर दूं तो ये फर्स्ट 2t प्लस 1 वाला जो टर्म है ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। मतलब अगर इसको अलग अलग डिवाइड करें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 2t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इधर 1 है मतलब माइनस 1 है तो माइनस बाहर आ गया, तो ये बनेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ओके, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर नीचे वाले को कोई और वेरिएबल कंसीडर करूं, सपोज इसको y कंसीडर करता हूं, तो ऊपर वाला dy बनेगा। ठीक है, अगर इसको y कंसीडर करते हैं तो ऊपर वाला dy बनता है, मतलब ये फॉर्म बनता है dy अपॉन y का फॉर्म, यानी कि log y, मतलब ये होगा log ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 माइनस, अच्छा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 को लिख सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में बनेगा t प्लस 1/2 होल स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का t और t के कोफिशिएंट का हाफ, t का कोफिशिएंट 1 है तो उसका हाफ होगा 1/2, t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस इस कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस करना, यानी कि 1/4 और प्लस 1 एज इट इज, यानी कि ये बनेगा t प्लस 1/2 होल स्क्वायर 1 माइनस 1/4 यानी कि प्लस 3/4, और प्लस 3/4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये इंटीग्रेशन बनेगा dt अपॉन t प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये इस तरह का फॉर्म बना ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो i इक्वल टू लॉग टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एज इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की जगह यहाँ पे है t प्लस 1/2 अपॉन ए की जगह है अंडर रूट 3/2 प्लस सी। ठीक है, t प्लस 1 का वापस से डिफरेंशिएशन 1 होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाइड करें तो t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें टेन थीटा। ओके, t की जगह टेन थीटा, और यहाँ थीटा क्या आएगा वो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, जैसे x इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन थीटा यहां से आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। ओके,
सो टी की जगह टेन थीटा पुट करना और टेन थीटा की जगह अंडर रूट एक्स माइनस वन पुट करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में गिवन है तो आंसर भी एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, ना तो टी के फॉर्म में ना थीटा के फॉर्म में। सो टी की जगह हम पुट करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस वन। सो लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वन प्लस टी की जगह अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन माइनस टू अपॉन अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स टी की जगह अंडर रूट एक्स माइनस वन, तो ये बनेगा टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू अपॉन थ्री अपॉन टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप का सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा। इसमें वन से वन भी कैंसिल, यानी कि फाइनल आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स टू अंडर रूट एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। सो यहां पे 55 डिग्री को मैं 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख रहा हूं, तो ये बनेगा साइन 45 प्लस 10 और इधर ये बनेगा कॉस 45 प्लस 10, डिनोमिनेटर में साइन 10 एज इट इज। ओके, यहां पे साइन ए प्लस बी और इधर कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी एक्चुअल में होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, तो साइन 45 प्लस 10 बनेगा साइन 45 कॉस 10 साइन 45 कॉस 10 प्लस कॉस 45 साइन 10। ओके, देन माइनस करके कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस 45 कॉस 10 माइनस साइन 45 साइन 10 एंड डिनोमिनेटर में साइन 10 एज इट इज। अच्छा, ये 1 अपॉन रूट टू कॉस 10, इधर माइनस 1 अपॉन रूट टू कॉस 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी कि ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट टू साइन 10, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन रूट टू साइन 10 अपॉन साइन 10 एज इट इज। सो साइन 10 से साइन 10 कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट टू कितना? अंडर रूट 2, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। इंटीग्रल है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस 2 साइन 2x। तो 2 को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 1 प्लस साइन 2x। 1 को लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और किसका बनेगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, उसमें से ये एक कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। सो एक ये इससे कैंसिल हो गया तो इधर एक बचेगा, मतलब क्या बचेगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इधर है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लगा सकते, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस 2x। ओके, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लेकिन x की जगह 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन वापस से डिनोमिनेटर में, यानी कि आंसर क्या आएगा? साइन 2x प्लस सी, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। In a class of 60 students, 40 opted for NCC, 30 opted for NSS, and 20 opted for both NCC and NSS. If one of these students is selected at random, then the probability that the student selected has opted neither for NCC nor for NSS. ओके, देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी और फॉर्मूले से भी। तो पहले हम वेन डायग्राम से करते हैं, फिर फॉर्मूले से करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट से 60, मतलब यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 60, राइट। और यहां पे दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एनसीसी एंड एनएसएस में। सो एनसीसी 40 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया
एंड एनएसएस 30 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया। 20 स्टूडेंट्स ऐसे जो दोनों एनसीसी एंड एनएसएस ऑप्ट किए हैं, मतलब 20 स्टूडेंट को अगर वेन डायग्राम में डिनोट करूंगा तो ये वो 20 स्टूडेंट है जो एनसीसी में भी है एंड एनएसएस में भी है। अच्छा, एनसीसी में टोटल 40 है तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, क्योंकि ये टोटल 40 होना चाहिए। तो 20 वो है जो दोनों एनसीसी एनएसएस में, तो बच्चे कितने 20, यानी कि ये अभी 40 हो गया, इसमें 40। अच्छा, एनएसएस में टोटल 30 है तो इधर 10 आना चाहिए, क्योंकि 20 वो है जो एनसीसी और एनएसएस दोनों में ऑप्ट किया है, राइट। ओके, मतलब आउट ऑफ 60 स्टूडेंट इन द क्लास 50 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर एनसीसी और एनएसएस। मतलब 50 स्टूडेंट है जिन्होंने या तो एनसीसी लिया या एनएसएस लिया। मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने ना एनसीसी लिया ना एनएसएस लिया, और हमें उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड हैज ऑप्टेड नाइदर फॉर एनसीसी नॉर फॉर एनएसएस, और वो कितने 10 स्टूडेंट। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन टोटल स्टूडेंट 60, मतलब 1/6। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सो नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना पी ए यूनियन बी डैश, यानी कि ना तो ए में है ना ही बी में है। ए मतलब एनसीसी, बी मतलब एनएसएस। ओके, सो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करते कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स number of elements in set A plus number of elements in set B minus number of elements in set A intersection B। ठीक है, A में एलिमेंट है 40, B में है 30 एंड दोनों में कॉमन है 20। सो ये बनेगा 40 प्लस 30, 70 माइनस 20 कितना 50, यानी कि एन ए यूनियन बी हमें मिला है 50। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डैश कितना होगा 60 माइनस 50, क्योंकि टोटल 60 है और ए यूनियन बी में 50 है, तो 60 माइनस 50 कितना 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश होगा 10 अपॉन टोटल कितना 60 में, विच इज 1/6। द ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें cos इनवर्स 1/x प्लस cos इनवर्स 1/y का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, cos इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/y को लिख सकते हैं sec इनवर्स y, राइट। ओके, और sec इनवर्स x क्वेश्चन में गिवन है cosec इनवर्स y, तो दिस इज cosec इनवर्स y प्लस sec इनवर्स y, एंड cosec इनवर्स y प्लस sec इनवर्स y इक्वल टू डायरेक्ट π/2 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में फंक्शन fx गिवन है और ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि हमें x = 0, x = 1 एंड x = 3 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। ओके, 1 बाय 1। पहले x = 0 पे चेक करते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx एंड f0। अगर ये तीनों इक्वल है तब तो फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। सो 0 माइनस के लिए फंक्शन है -x²। अगर डायरेक्ट x = 0 पुट करूंगा, देखो यहाँ पे लिमिट लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट x = 0 पुट कर सकते हैं। हम लिमिट कब लेते हैं? जब x = 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है तब। सो यहाँ पे नॉट डिफाइन है नहीं, तो डायरेक्ट x = 0 पुट कर सकते हैं। तो इधर बनेगा लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में 5x में x की जगह 0, तो ये बनेगा -4, ये -4 इक्वल नहीं है, इसका मतलब x = 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, राइट। ओके, x = 1 पे क्या बन रहा है? वही लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx एंड f1, इसकी वैल्यू चेक कर रहा हूं। सो लेफ्ट साइड में x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 5 - 4 यानी कि 1। राइट साइड में 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 - 3 यानी कि अगेन 1, एंड f1 का वैल्यू 5x - 4 से अगेन 1 आएगा, मतलब 1 = 1 = 1। x = 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अच्छा, x = 3 पे, x = 3 पे फंक्शन है ही नहीं, तो x = 3 पे फंक्शन ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, तो हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते, मतलब x = 3 के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिसकंटिन्यूस एट x = 0 एंड कंटिन्यूस एट x = 1। ओके, 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें इस डेटा का रेंज फाइंड करना है। तो रेंज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें अपर लिमिट यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 21,
एंड मिनिमम वैल्यू है 10, तो 21 माइनस 10 कितना 11। सो इस डेटा का रेंज होगा 11, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, 10th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के फॉर्म में है, और हमें ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। आई एन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए अपने पास है 1 2 3 4, एडजॉइंट ऑफ ए 4 माइनस 3 ए बी। ओके, डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 4 माइनस 6 यानी कि -2। सो ये बनेगा -2 0 0 -2। ओके, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करें तो 4 माइनस 6 -2, इधर ये बनेगा a प्लस 2b, a प्लस 2b, इधर ये आएगा 12 माइनस 12 यानी कि 0, एंड दिस इज माइनस 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इक्वल टू -2 0 0 -2। अगर दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो -2 -2 0 0 ये हो गया, लेकिन a प्लस 2b इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस 4b इक्वल टू -2, 3a प्लस 4b इक्वल टू -2। ओके, इनको सोल्व करना है और a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके वापस लिख रहा हूं, 3a प्लस 6b इक्वल टू 0, माइनस माइनस, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा -2b इक्वल टू -2 यानी कि b इक्वल टू 1। अगर b इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू -2, सो -2 एंड 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, 11th क्वेश्चन। pa इक्वल टू 1/2, pb इक्वल टू 1/3, pa इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4, देन pb अपॉन a इक्वल टू कितना होगा। सो pa अपॉन b इक्वल टू pb इंटरसेक्शन a अपॉन pa, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो pb इंटरसेक्शन a का वैल्यू 1/4 अपॉन pa है 1/2, सो 1/4 अपॉन 1/2 इज 1/2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन fx गिवन है एंड f डैश 2 प्लस फाइंड करना। सो x इक्वल टू 2 प्लस के लिए fx होगा 3x प्लस 4। ओके, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए 3x प्लस 4, तो 2 प्लस का मतलब 2 के जस्ट राइट हैंड साइड वैल्यू के लिए ये होगा 3x प्लस 4। इट मीन्स f डैश x इक्वल टू 3, यानी कि f डैश 2 प्लस इक्वल टू 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए लाइन OP makes angles θ1, θ2, θ3 with coordinate planes XOY, YOZ, ZOX, देन साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ3 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, XOY का मतलब XY प्लेन, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड ओरिजिन, ये कौन सा प्लेन है XY प्लेन। वैसे ही YOZ का मतलब YZ प्लेन, ZOX का मतलब ZX प्लेन। ठीक है, और अगर कोई लाइन XY प्लेन के साथ θ1 एंगल बना रही है, XY प्लेन के साथ अगर θ1 एंगल बना रही है, इसका मतलब वो Z एक्सिस के साथ 90 माइनस θ1 एंगल बना रही है। अगर XY प्लेन है तो Z एक्सिस, वैसे ही अगर YZ प्लेन है तो X एक्सिस, ZX प्लेन है तो Y एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें fx गिवन है, gx गिवन है एंड g ऑफ fx फाइंड करना है। सो g ऑफ fx होता है gx में x की जगह fx। सो gx में x की जगह अगर fx पुट करेंगे तो ये बनेगा 3fx प्लस 1, राइट, इधर fx पुट किया, और fx एक्चुअल में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 यानी कि -2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x को लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड cos 2 थीटा को यहां पे लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos थीटा एज इट इज एंड dx।
ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। सो ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये यहाँ पे प्लस बनेगा, +1 एंड -1 कैंसिल, यानी कि ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx। ओके, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी बना सकते हैं इसको। cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx। सो ये आपस में कैंसिल और बचेगा क्या, cos x प्लस cos थीटा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x एंड cos थीटा यहां पे कांस्टेंट है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए cos थीटा कांस्टेंट, एंड बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द वेक्टर्स a, b एंड c आर कोप्लेनर देन x इक्वल टू। ओके, यहां पे c x के फॉर्म में, सो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है अगर a, b, c कोप्लेनर है। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनके i, j एंड k के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होता है, यानी कि किसका डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 माइनस 1 2 x माइनस 2 माइनस 1। ओके, ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू -1 माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस बार आएगा तो ये बनेगा +1 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, 2x कैंसिल, इधर बचेगा 2x, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4, 4 उधर गया तो -4, यानी कि x इक्वल टू -2, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2। तो हमें पता है साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, यानी कि ये बनेगा साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2। ओके, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। एंड साइन इनवर्स √3/2 को हम लिख सकते हैं π/3, राइट। सो π/2 प्लस π/3 होगा cos π/3, cos π/3 का वैल्यू 1/2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स √3/2 को 2π/3 भी तो लिख सकते हैं ना, लेकिन 2π/3 साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है, इसलिए इसको π/3 ही लिखना पड़ेगा। ओके, 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। ओके, टोटल 10 डिजिट है 0 to 9 और हमें 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है जो 67 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, टोटल 5 डिजिट है, 67 फिक्स है, इसका मतलब बचे कितने 3। ओके, टोटल 10 डिजिट में से 2 डिजिट तो फिक्स हो गए, तो पीछे 8 डिजिट बचे और 8 डिजिट अभी 3 प्लेस पे आने, तो ये बनेगा 8 × 7 × 6 वे में, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, अगर डिजिट रिपीट होते तो टोटल नंबर होते, मतलब अपना आंसर होता 8 × 8 × 8, तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा इसलिए 8 × 7 × 6, यानी कि जो यहाँ पे हमने यूज ले लिया डिजिट वो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा, इस तरीके से, और ये बनेगा 42 × 8 336, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है, 0 to 1 x⁴ + 1 अपॉन x² + 1 dx। लेकिन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से पावर ज्यादा है, तो अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि x⁴ + 1 में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो मैक्सिमम पावर से डिवाइड होगी, यानी कि एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर, तो कोसेंट एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये बनेगा एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, तो ये कैंसिल, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन मैक्सिमम पावर से डिवाइड होगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज -1, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर -1, अगेन साइन चेंज, प्लस प्लस, और ये कैंसिल, रिमाइंडर बचेगा 2। ओके, यानी कि डिवाइजर इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड। इसका मतलब एक्स रेज टू 4 प्लस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 एज इट इज। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज 10 इनवर्स एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। ओके, अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 10 इनवर्स 1 विच इज पाई बाई 4 माइनस 0 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 2/3, ये आंसर है, पाई बाई 2 माइनस 2/3, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, if the population grows at the rate of 5% per year, then the time taken for the population to become double is, यानी कि पॉपुलेशन के ग्रो होने का रेट dp अपॉन dt, उस टाइम प्रेजेंट पॉपुलेशन p का 5% है, यानी कि 5 अपॉन 100 इंटू p। ओके, मान लेते किसी टाइम t पे पॉपुलेशन p है, तो p के ग्रो होने का रेट p का 5% है, यानी कि 5 अपॉन 100 इंटू p है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकता हूं dp अपॉन dt इक्वल टू p अपॉन 20। ओके, p अगर लेफ्ट साइड आएगा तो ये बनेगा dp अपॉन p इक्वल टू dt अपॉन 20। ओके, अगर इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो dp अपॉन p होगा log p इक्वल टू 1 अपॉन 20 बार एंड dt का t, यानी कि t अपॉन 20 प्लस c। सपोज ये इक्वेशन 1। ओके, आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मान रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन n है, t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन p इक्वल टू n, तो इक्वेशन 1 में पुट करने पे ये बनेगा log n इक्वल टू 0 अपॉन 20 प्लस c, यानी कि c का वैल्यू आ रहा है log n। ओके, c का वैल्यू अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा log p इक्वल टू t अपॉन 20 प्लस log n। ओके, log n अगर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि log p माइनस log n होगा log p अपॉन n इक्वल टू t अपॉन 20। ठीक है, ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना, मतलब c का वैल्यू हमने log n पुट करने के बाद जो फॉर्म बना वो ये है। अच्छा, अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पॉपुलेशन डबल कितने टाइम में हो जाएगी, मतलब हमने कंसिडर किया था कि t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन n है, तो 2n कितने टाइम में हो जाएगी। सो p की जगह अगर 2n पुट करेंगे तो ये बनेगा log 2n अपॉन n इक्वल टू t अपॉन 20, n से n कैंसिल, तो t इक्वल टू 20 इंटू log 2। log 2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.6912, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 13.824 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है एंड हमें dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2 फाइंड करना है। ठीक है, तो y को लिख सकते हैं y इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स रेज टू n, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और जो e के पावर में उसको हम अलग से सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वापस e के पावर में पुट कर देंगे। सो ये है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स रेज टू n, इनफाइनाइट जीपी का सम, विच इज इसको s कंसिडर कर सकते हैं ना, ये इनफाइनाइट जीपी का सम है, और इनफाइनाइट जीपी का सम इन जनरल होता है a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर मॉड आर लेस देन 1, राइट। सो s बनेगा a यानी कि फर्स्ट टर्म विच इज x अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना x, और यहाँ पे अपने क्वेश्चन में x 0 to 1 है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
यानी कि e के पावर में जो कुछ भी है उसका सम मिला है x अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कि y बनेगा e रेज टू x अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स, लेकिन x की जगह x अपॉन 1 माइनस एक्स है तो उसका वापस से डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स के साथ u अपॉन वी। सो 1 माइनस एक्स एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x एज इट इज एंड 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1, राइट। यहाँ से x से x भी कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 1/2 पे फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 1 माइनस 1/2 और उसका स्क्वायर यानी कि 1/4 डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आएगा तो 4, इधर 1/2 1 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में 1/2 न्यूमरेटर में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ e, यानी कि आंसर क्या है 4e, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द ओनली स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग दैट इज ए टोटोलॉजी इज, इसमें से कौन सा एक टोटोलॉजी है, तो सारे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले हम ऑप्शन ए लेते हैं, विच इज बी इंप्लाइज ए एंड ए इंप्लाइज बी। ओके, बी इंप्लाइज एज इट इज, ए एंड बी एज इट इज, एंड ए इंप्लाइज बी को लिख सकते हैं नॉट ए और बी। ओके, बिकॉज पी इंप्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी और क्यू। ओके, बी इंप्लाइज पहले ए एंड का नॉट ए के साथ कॉम्बिनेशन, फिर ए एंड का बी के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा ए एंड नॉट ए, बीच में ये और, एंड देन ए एंड बी, राइट। ए एंड नॉट ए होगा फॉल्स, बिकॉज पी एंड नॉट पी इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स, सो ये बनेगा फॉल्स और ए एंड बी, एंड फॉल्स और स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स और पी होता है पी, यानी कि इस फॉल्स का कोई मतलब नहीं, इसको हटा सकते हैं। बी इंप्लाइज ए एंड बी। ओके, अगेन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये बनेगा नॉट बी और ए एंड बी, राइट। अभी नॉट बी और पहले ए के साथ कॉम्बिनेशन, फिर नॉट बी और का बी के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये बनेगा नॉट बी और ए, बीच में ये एंड, देन नॉट बी और बी। नॉट बी और बी इज ऑलवेज ट्रू, बिकॉज पी और नॉट पी इज ऑलवेज ट्रू, सो ये ट्रू होगा। ट्रू एंड स्टेटमेंट मतलब ट्रू एंड पी इज पी, यानी कि ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज दिस स्टेटमेंट, मतलब नॉट बी और ए, यानी कि ये सिंप्लीफाइड होके इस तरह का बना। ओके, ये एक स्टेटमेंट का फॉर्म है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि ये टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी कौन होगा, जो सिर्फ ट्रू होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते, इसको मैं रब कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं मतलब। ओके, ऑप्शन बी ए एंड ए और बी, ए एंड ए और बी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ए एंड ए और ए एंड बी। ए एंड ए होगा ए और ए एंड बी, ए और ए अगेन ए, सो ये बनेगा ए एंड बी। सो ए एंड बी अगेन एक स्टेटमेंट फॉर्म है, जो कि या तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, राइट। ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं। और सेम अगर सी को भी चेक करेंगे तो यहां पे आएगा ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी भी टोटोलॉजी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी में सारी वैल्यू टी आएगी, ये हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी को चेक करते हैं एक बार। ऑप्शन डी क्या है, ए एंड ए इंप्लाइज बी इंप्लाइज बी। ओके, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ए एंड ए इंप्लाइज बी को लिख सकते हैं नॉट ए और बी इंप्लाइज बी, यानी कि ये बनेगा ए एंड नॉट ए और ए एंड बी, एंड इंप्लीकेशन बी। ए एंड नॉट ए होगा फॉल्स, एंड फॉल्स और स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट, यानी कि ये बनेगा ए एंड बी इंप्लाइज बी। ओके, P इंप्लाइज Q को लिख सकते हैं नॉट P और Q, सो इसको हम लिख सकते हैं नॉट A एंड B
और बी, यानी कि ये बनेगा नॉट ए और नॉट बी और बी। नॉट बी और बी होगा ऑलवेज ट्रू, यानी कि नॉट ए और ट्रू, नॉट ए और ट्रू होगा ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहां पे क्या किया हमने, नॉट पी और पी इज इक्वल टू ट्रू, और यहां पे पी और टी ऑलवेज टी। ओके, ये स्टेटमेंट पी कंसिडर करता हो तो ये बनेगा पी और टी विच इज ऑलवेज टी, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू 7 इक्वल्स। ओके, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और सेकेंड पॉइंट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब इसका क्यूब करने पे 1 बनेगा। अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीपल होगा तो भी वो 1 ही होगा, राइट। ओके, अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे अगर 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7, यानी कि माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7, यानी कि माइनस 2 रेज टू 7 ओमेगा रेज टू 14, यानी कि माइनस 128, और ओमेगा रेज टू 14 को लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेज टू 12 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर ओमेगा के पावर में 3 का मल्टीपल है, कुछ भी इंटीजर मल्टीपल है तो वो 1 होता है। सो ये बनेगा माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन में हमें कर्व का इक्वेशन गिवन है एंड dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये है लॉग x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1/2 लॉग x प्लस लॉग y, जिसको लिख सकते हैं लॉग एक्स वाई। ओके, ये 1/2 अंदर जाएगा तो पावर में बनेगा, यानी कि ये बनेगा लॉग x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू लॉग एक्स वाई रेज टू 1/2, मतलब लॉग से लॉग कैंसिल होने के बाद बनेगा x प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू एक्स वाई रेज टू 1/2। ओके, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू एक्स वाई। ओके, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 9xy, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7xy, राइट। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब अगर x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये बनेगा 2x प्लस 2y वाई डैश, और राइट हैंड साइड में 7 बार रहेगा और अंदर u इंटू वी लगेगा। u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। ओके, अच्छा, इधर ब्रैकेट ओपन करें तो 2x प्लस 2y वाई डैश इक्वल टू 7x वाई डैश प्लस 7y, वाई डैश का टर्म लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सब राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा 2y वाई डैश माइनस 7x वाई डैश इक्वल टू 7y माइनस 2x। अच्छा, यहां से y डैश अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 2y माइनस 7x इक्वल टू 7y माइनस 2x, राइट। सो y डैश इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 7x। कौन सा ऑप्शन, 7x माइनस 2y, 7y माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 7x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, इफ द लाइन x माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस c अपॉन 2 लाइज इन द प्लेन, दिस प्लेन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c। ओके, अगर ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है तो c का वैल्यू क्या है। देखो, अगर लाइन प्लेन के अंदर लाई करती है इसका मतलब लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट भी प्लेन के अंदर लाई करेगा, यानी कि ये 4 to c पॉइंट भी प्लेन के अंदर होगा। 4 to c ये पॉइंट भी प्लेन के अंदर होगा, मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 7। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर ये 4 to c पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 7। सो ये 8 कैंसिल आउट एंड c का वैल्यू कितना आएगा 7, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, लेट p बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस कर्व
इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y इज थ्राइस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x, देन व्हाट इज द x? ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y यानी कि माइनस dy बाई डी टी इज थ्राइस ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ x यानी कि माइनस डी एक्स बाई डी टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा dy बाई डी टी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ओके, और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है कि x के किस पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अच्छा, कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स अपॉन टू, एक्चुअल में यहाँ पे x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस 2x प्लस 5, सो dy बाई डी एक्स बनेगा dy बाई डी टी, क्योंकि हमें dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी के फॉर्म में रिलेशन है, तो हम यहाँ पे dy बाई डी टी फाइंड करेंगे। dy बाई डी टी इक्वल टू होगा 2x dx बाई डी टी अपॉन 2 एज इट इज माइनस 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी एंड 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और dx बाई डी टी कॉमन ले सकता हूँ। dy बाई डी टी इक्वल टू x माइनस 2 dx बाई डी टी, राइट। dy बाई डी टी को हम पुट कर सकते हैं 3 टाइम्स dx बाई डी टी, 3 टाइम्स dx बाई डी टी इक्वल टू x माइनस 2 dx बाई डी टी, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो x माइनस 2 इक्वल टू 3 यानी कि x इक्वल टू 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है, तो सोल्व करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट 10x यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एंड डी एक्स। ओके ओके, अंडर रूट साइन एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया वो रूट के अंदर जाएगा, तो बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें डिनोमिनेटर में माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिल जाएगा तो उसको टी कंसीडर करने पे ऊपर वाला पूरा डी टी बन जाएगा, मतलब हम रूट के अंदर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अंडर रूट 2 एज इट इज, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में रूट के अंदर 2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज, और साथ में मैं प्लस 1 माइनस 1 भी कर रहा हूं, राइट। ये यहां पे प्लस है, इसके आगे तो प्लस है, प्लस 1 माइनस 1 किया, अगर यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, राइट। ओके, अंडर रूट 2 एज इट इज इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब अगर इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम टी कंसीडर करें तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। हम इसी के पीछे पड़े थे कि हमें कहीं से माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिल जाएगा तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा। इसको टी कंसीडर करेंगे तो ऊपर वाला पूरा डी टी, यानी कि ये बनेगा अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। और डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है साइन इनवर्स टी, यानी कि अंडर रूट 2 साइन इनवर्स टी, और टी की जगह वापस से पुट करेंगे हम साइन इनवर्स, टी की जगह हम पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, हमें इसका ही वैल्यू पूछा था, m का वैल्यू आएगा रूट 2 एंड यहाँ पे u का वैल्यू, ओके ये u है, x नहीं है यहाँ पे, सो u आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ। ओके, ये मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल है, मतलब लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये इन्वर्टिबल होगी। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होती है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ लेमडा -3 -1 -1 0 1 4 1 2, ये अगर 0 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल होगी, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा इंटू 0 -1 यानी कि -1 प्लस 1 इंटू
-6 + 1 + 4 इंटू -3 - 0 शुड नॉट इक्वल टू 0. ओके, माइनस लेमड़ा ये यहाँ पे बन रहा -5 और इधर बन रहा -12 शुड नॉट इक्वल टू 0. यानी कि लेमड़ा -17 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये इन्वर्टेबल होगी. यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज z यानी कि 3x + 2y सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस. मतलब क्वेश्चन ये है कि x एंड y की कितनी ऐसी वैल्यू है जिस पे z मिनिमम होगा और वो x एंड y की वैल्यू इनके कॉमन सॉल्यूशन रीजन से हो, इन इनइक्वालिटीज के कॉमन सॉल्यूशन रीजन से हो. ओके, तो पहले कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करते हैं. मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होती है, तो कॉर्नर पॉइंट को चेक करते हैं और देखते हैं कौन से कितने ऐसे पॉइंट्स है जहां पे z मिनिमम होगा. ठीक है, तो पहले 1 by 1 लीनियर इनइक्वालिटीज को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे. सो सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी विच इज x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8. तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे x + y इक्वल टू 8 का लाइन, यानी कि पॉइंट होगा 0 8 8 0. अगर x की जगह 0 तो y 8, y की जगह 0 तो x 8. और ये लाइन कुछ इस टाइप की बनेगी. ओके, दिस इज 0 8 और यहाँ पे ये 8 0. अच्छा, रीजन किधर होगा, कैसे चेक करें? इनइक्वालिटी में 0 0 चेक करो. 0 0 0 इज ग्रेटर देन 8 नहीं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ. इसका मतलब इसका रीजन 0 0 के अपोजिट साइड होगा क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ. ठीक है. ओके, सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी विच इज 3x + 5y लेस देन और इक्वल टू 15. तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 3x + 5y इक्वल टू 15 का. मतलब x इक्वल टू अगर 0 तो y 3 और y 0 तो x 5. ठीक है, 5 0 यहाँ पे 5 0 और इधर 0 3. सो लाइन कुछ इस टाइप से बनेगी. ओके ओके, दिस इज 0 3 एंड हियर इट इज 5 0. अच्छा, क्या इसमें 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है? x की जगह 0, y की जगह 0, 0 लेस देन 15. यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया. इसका मतलब इसका रीजन 0 0 साइड है क्योंकि 0 0 सेटिस्फाई हुआ है और इसका किधर था? ऊपर की साइड. तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? ये वाला रीजन जो नीचे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इन दो इनइक्वालिटीज का जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए. वही पूरा कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा. तो इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं. मतलब एक भी x एंड y की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन चारों को सेटिस्फाई करेगी. यानी कि कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है इसका. मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 30. इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है. इंटीग्रल है i इक्वल टू 1/e/e mod ऑफ log x अपॉन x² dx. ओके, यहाँ पे एक मॉड फंक्शन है. तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1/e/e में किस इंटरवल के लिए ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव है और किस इंटरवल के लिए ये नेगेटिव है, ताकि हम अकॉर्डिंगली इसकी अलग अलग तरीके से मॉड फंक्शन को डिफाइन कर सकें. सो x इक्वल टू 1/e पे यानी कि लोअर लिमिट पे मॉड फंक्शन यानी कि log x बनेगा log 1/e, मतलब log e⁻⁻1 यानी कि -1. एंड x इक्वल टू e पे अपर लिमिट पे x इक्वल टू e पे मॉड फंक्शन यानी कि log x बनेगा log e, मतलब 1. ओके, लोअर लिमिट पे वैल्यू आ रही है मॉड फंक्शन की -1 एंड अपर लिमिट पे आ रही है 1. यानी कि ये मॉड फंक्शन इस लिमिट में x इक्वल टू 1/e से e में नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है. यानी कि कुछ इंटरवल के लिए ये फंक्शन नेगेटिव है और कुछ इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव है. राइट, और हमें पता है x इक्वल टू 1 पे log x 1 होता है, log x 0 होता है क्योंकि ये log 1 बनेगा तो ये 0 हो गया. यानी कि 1/e से 1 में ये मॉड फंक्शन यानी कि log x -1 से 0 है, यानी कि इसमें ये नेगेटिव है एंड 1 से e में ये पॉजिटिव है. तो हम पता मॉड फंक्शन जिस इंटरवल में नेगेटिव होता है उसमें ये नेगेटिव से खुलता है और जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें पॉजिटिव से खुलेगा. यानी कि i को अगर वापस से हम डिफाइन करेंगे तो ये बनेगा 1/e/e और इसमें ये नेगेटिव है तो मॉड फंक्शन नेगेटिव से खुलेगा. यानी कि ये बनेगा -log x अपॉन x² dx प्लस, ओके यहाँ पे e नहीं 1/e से 1 में log x अपॉन x² dx एंड 1 to e में ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव है. यानी कि ये मॉड log x बनेगा log x
log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अभी मॉड फंक्शन ओपन हुआ, इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, तो इसको अलग से इंटीग्रेट करें, मतलब log x अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी log x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको एक साथ इंटीग्रेट करके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। log x अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ओके, इसके लिए मैं log x को t कंसिडर कर रहा हूं। अगर log x को t कंसिडर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा, यानी कि log x की जगह t आएगा एंड dx अपॉन x की जगह dt, लेकिन डिनोमिनेटर में एक और x बचेगा। उसके लिए यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू ई रेस टू टी, यानी कि डिनोमिनेटर में ई रेस टू टी आएगा, dx अपॉन x की जगह dt और ऊपर log x की जगह t, यानी कि ये बनेगा t dt अपॉन ई रेस टू टी, है कि नहीं। इंटीग्रेशन t dt अपॉन ई रेस टू टी। ओके, इसको लिख सकते हैं t इंटू ई रेस टू माइनस टी डी टी। अच्छा, यहां पे u इंटू ई लगेगा, तो इसको मैं u कंसिडर कर रहा हूं, इसको v कंसिडर कर रहा हूं। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी कि ई रेस टू माइनस टी का ई रेस टू माइनस टी और साथ में माइनस बार आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 एंड ई रेस टू माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस टी। ओके, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आपको ये पता होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, dt ई रेस टू माइनस टी का वापस से इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस टी, यानी कि बना माइनस टी ई रेस टू माइनस टी माइनस ई रेस टू माइनस टी। ओके ओके, अच्छा t का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, t का वैल्यू क्या है, log x, तो ये बनेगा log x, t की जगह अगर log x पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस log x, ई रेस टू माइनस टी डिनोमिनेटर में जाएगा तो ई रेस टू टी, ई रेस टू टी की जगह log x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू log x, ई रेस टू log x क्या होगा x, यानी कि ये बनेगा माइनस log x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x। ओके, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है माइनस log x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, एक बार 1 अपॉन ई टू 1 और फिर 1 टू ई, यहां पे इसके आगे माइनस है, यानी कि i इक्वल टू बनेगा अपने पास, i इक्वल टू होगा माइनस और इसका इंटीग्रेशन जो कि ये है माइनस log x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहां से माइनस बार आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इधर बनेगा log x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, लिमिट यहां पे 1 अपॉन ई टू 1 प्लस माइनस log x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहां से भी माइनस अगर बाहर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहां पे ये माइनस कर सकते हैं। ओके, ये माइनस, माइनस और ये बनेगा log x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे लिमिट होगी 1 टू ई, राइट। ओके, एक बार ये लिमिट और एक बार इसकी लिमिट, सो i इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इधर बनेगा 1 अपॉन 1, यानी कि 1 अपर लिमिट की वजह से 1 एंड माइनस लोअर लिमिट की वजह से x की जगह 1 अपॉन ई, तो ये बनेगा माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ई, माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ई, यानी कि माइनस ई, और इधर प्लस ई। ओके, माइनस, ओके, log x की जगह अगर ई तो ये बनेगा 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस लोअर लिमिट 1, तो ये 0 और इधर 1। ओके, ये 0 हो जाएगा, इधर बनेगा 1 माइनस ये 2 अपॉन ई माइनस माइनस प्लस 1, सो माइनस 2 अपॉन ई प्लस 1, यानी कि 2 माइनस 2 अपॉन ई, ये आंसर है 2 माइनस 2 अपॉन ई, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। इंटीग्रल है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स, अंडर रूट कॉट एक्स को लिख रहा हूं अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस अंडर रूट टेन एक्स को लिख रहा हूं अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स,
ओके, डी एक्स एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रूट के अंदर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो 2 से डिवाइड करूँगा वो ऊपर आ जाएगा और रूट के बाहर आएगा तो रूट 2 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे +1 -1 भी कर रहा हूँ रूट से 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो i इक्वल टू होगा √2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर बनेगा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन √ इस 1 को लिखूंगा मैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा 2 sin x cos x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि sin x प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और -1 एज इट इज। ओके, ऐसा इसलिए किया हमने ताकि यहाँ पे ऊपर हमारे बन रहा था cos x माइनस साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है sin x प्लस cos x का, यानी कि इसको t कंसीडर करेंगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। ओके, इसको t कंसीडर किया तो ये ऊपर वाला dt बन रहा है पूरा, यानी कि ये फॉर्म बनेगा i इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √t² माइनस 1। ओके, dt अपॉन √t² माइनस 1 को लिख सकते हैं log ऑफ मॉड t प्लस √t² माइनस 1 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन ये होता है और t की जगह क्या पुट करने वाले हैं sin x प्लस cos x। सो फाइनली ये बनेगा i इक्वल टू √2 log ऑफ sin x प्लस cos x प्लस √t² माइनस 1, t की जगह पुट कर रहे हैं sin x प्लस cos x, तो ये बनेगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये पूरा टर्म, और ये पूरा टर्म कहाँ से आया, इससे, ये पूरा टर्म, यानी कि इस पूरे टर्म में ये 1 से 1 कैंसिल हो सकता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 2 sin x cos x, और इसको लिख सकते हैं sin 2x प्लस c, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, टी की जगह अगर sin x प्लस cos x लिखेंगे तो ये बनेगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1, और ये वापस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा, उसमें 1 से 1 कैंसिल हो गया तो सिर्फ इतना सा बचा, और उसको क्या लिख सकते हैं sin 2x। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कॉन्सेंट्रिक विथ दिस सर्किल एंड टचिंग y एक्सिस इज, यानी कि उस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना जो इस सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है और y एक्सिस को टच कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है, यानी कि जिस सर्किल का हमें इक्वेशन फाइंड करना उसका सेंटर इस सर्किल की इक्वेशन से मिल जाएगा विच इज 2,3, राइट। ओके, सर्किल के इक्वेशन के लिए रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये सर्किल y एक्सिस को टच कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये सर्किल एक ऐसा है जो y एक्सिस को टच कर रहा है इस तरह से। तो इस टाइप के सर्किल का रेडियस होता है उसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट, राइट। अगर इसका सेंटर h, k है, इसका मतलब ये लेंथ h है जो कि x एक्सिस में है, राइट। सो इसका मतलब इसका रेडियस है 2। सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। सो x1 y1 है 2 3 एंड r है 2, तो ये बनेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9, 4 से 4 कैंसिल तो प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, द प्रोपोजिशन इज, ओके, मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, टोटोलॉजी है या फिर कॉन्टिजेंसी। ओके, बी ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ नहीं हो सकता, तो या तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा या टोटोलॉजी होगा या फिर कॉन्टिजेंसी होगा। कॉन्टिजेंसी मतलब नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, स्टेटमेंट पैटर्न है P इंप्लाइज नॉट P एंड नॉट P इंप्लाइज P। ओके, यहां पे इंप्लीकेशन है, सो P इंप्लाइज Q को हम इस तरह से लिख सकते हैं नॉट P और Q, तो ये बनेगा नॉट P और नॉट P एंड नॉट P P की जगह यहां पे नॉट P है तो ये सिंपली हो जाएगा P और P, राइट। अगर इसे कंपेयर करोगे तो ये बनेगा P और P। सो नॉट P और नॉट P होगा नॉट P और P होगा P, एंड नॉट P एंड P इज ऑलवेज फॉल्स, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, ए पार्टिकल मूव्स along the curve y equal to x square plus 2x, then the point on the curve
सच दैट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंज विद द सेम रेट इज। ओके, एक पार्टिकल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x के अलोंग मूव कर रहा है, तो इस कर्व पे वो कौन सा पॉइंट है जहां पे x एंड y कोऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, यानी कि dy अपॉन डी टी इक्वल टू dx अपॉन डी टी किस पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, अगर इस कर्व के इक्वेशन को मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा dy ओवर डी टी इक्वल टू 2x dx ओवर डी टी प्लस 2 इंटू dx ओवर डी टी, राइट। ओके, dy ओवर डी टी इक्वल टू, यहां से dx ओवर डी टी कॉमन लेंगे तो इधर बनेगा 2x प्लस 2, और ये कंडीशन अप्लाई करें, मतलब dy ओवर डी टी एंड dx ओवर डी टी अगर इक्वल है तो वो कौन सा पॉइंट है, यानी कि x एंड y की कौन सी वैल्यू आ रही है। अच्छा, इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यहां से मिलेगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 1, यानी कि 2x इक्वल टू -1, मतलब x इक्वल टू -1/2। अगर x इक्वल टू -1/2 है तो इक्वेशन 1 में पुट करो और देखो y क्या आ रहा है, y इक्वल टू -1/2 होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 2 इंटू एक्स यानी कि -1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो 1/4 माइनस 1 इज -3/4, यानी कि y की वैल्यू आई -3/4, मतलब पॉइंट मिला -1/2 -3/4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 163 टू दिस लाइन इज। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करना है। सपोज ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है और ये पॉइंट है 163, सो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ यानी कि ये ए बी लेंथ हमें फाइंड करना है। ओके, अगर बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म से ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ आ जाएगा। सो बी की कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो लाइन का इक्वेशन है x/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z - 2/3 इक्वल टू सपोज लेमड़ा, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो किसके इक्वल है, लेमड़ा के इक्वल है। तो अभी इस लाइन के ऊपर लेमड़ा के फॉर्म में हम वेरिएबल पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, मतलब अननोन के फॉर्म में x इक्वल टू लेमड़ा, y इक्वल टू 2 लेमड़ा प्लस 1 एंड z इक्वल टू 3 लेमड़ा प्लस 2, राइट। तो लेमड़ा की किसी न किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिलेगा, किसी दूसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिलेगा, किसी तीसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिलेगा। तो लेमड़ा की किसी न किसी वैल्यू के लिए तो ये बी पॉइंट आएगा, मतलब मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर सकता हूं लेमड़ा 2 लेमड़ा प्लस 1 ओके, 2 लेमड़ा प्लस 1 3 लेमड़ा प्लस 2। बस अगर लेमड़ा की वैल्यू मिल जाएगी तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, अगर बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ भी आ जाएगा। तो लेमड़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो ए के कोऑर्डिनेट है अपने पास, बी के कोऑर्डिनेट भी है, और हमें पता है अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो उस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो, सपोज ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो इस ए बी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो होगा x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। ओके, सो x1 y1 z1 है 163 एंड x2 y2 z2 है b के कोऑर्डिनेट। सो ए बी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो आएंगे dr ऑफ ए बी लेमड़ा -1 2 लेमड़ा प्लस 1 -6 एंड 3 लेमड़ा प्लस 2 -3, यानी कि ये बनेगा लेमड़ा -1 2 लेमड़ा -5 3 लेमड़ा -1। ओके, ए बी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो आ गए, और हमें पता है लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को 1 करने के बाद जो डिनोमिनेटर में होता है वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यानी कि 1 2 3 इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। ओके, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करेंगे तो वो 0 होगा। मतलब अगर एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है और ये आपस में परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है, राइट। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर का ये लाइन सेगमेंट एक वेक्टर के फॉर्म में आ सकता है अगर इसके डायरेक्शन रेशियो है, तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करेंगे तो वो 0 होगा, यानी कि 1 इंटू लेमड़ा -1 प्लस
2 इंटू 2 लेमडा माइनस 10 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 1 should be equal to 0, right? So lambda plus 4 lambda 5 plus 9 14 lambda minus 1 minus 10 minus 3 is minus 14 equal to 0, यानी कि lambda equal to 1. ओके अगर lambda equal to 1 है तो b के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1, 3, 5. b के कोऑर्डिनेट 1, 3, 5. ओके b के कोऑर्डिनेट आगे ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या आएगा देखो 1, 6, 3 एंड 1, 3, 5. सो 2 पॉइंट फॉर्म से d इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि ए बी का लेंथ आ जाएगा अपने पास अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 होल स्क्वायर जो कि 0 होता है, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर. ओके अंडर रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इज 4, यानी कि अंडर रूट 13. सो आंसर क्या आएगा अंडर रूट 13, यानी कि ऑप्शन सी. ओके ओके क्वेश्चन नंबर 36. इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री देन 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू. ओके हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. सी अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी, और अगर दोनों साइड 10 लेंगे तो 10a प्लस बी इक्वल टू 10 180 माइनस सी, राइट. 10a प्लस बी होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. 10 180 माइनस सी होगा माइनस 10c, राइट. ओके अगर डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये बनेगा 10a प्लस 10b और माइनस 10c पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 10c माइनस 10a 10b के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस 10c प्लस 10a 10b 10c, राइट. 10c माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि बनेगा 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या था, हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और हमें 10 का एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना, तो दोनों साइड 10 लेंगे, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों लेफ्ट हैंड साइड ही रहेंगे तो फिर ये बनेगा 10a प्लस बी प्लस सी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब सोल्व करना इतना इजी नहीं रहेगा, इसलिए सी को राइट हैंड साइड भेजा. सी को राइट हैंड साइड भेज के फिर 10 लिया. 10 क्यों लिया, क्योंकि 10 के फॉर्म में ही हमें सिंप्लीफाई करना. 10 लेके सोल्व करते गए तो आंसर आ गया, बहुत ही ईजी. ओके क्वेश्चन नंबर 37. द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इक्वल टू mx इज a स्क्वायर अपॉन 24 स्क्वायर यूनिट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. ओके हमें पता है द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लाइन y इक्वल टू mx, ये होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, राइट. ओके और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है a स्क्वायर अपॉन 24 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 24. सो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 8, इधर 8 मल्टीप्लाई हुआ तो 8 इंटू 8, यानी कि m क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 8, यानी कि m इक्वल टू 2 इंटू 2. एक 2 यहां से बाहर आएगा, एक 2 यहां से बाहर आएगा तो 4, m इक्वल टू 4, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 38. इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 5 and 3, 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 3 f डैश x dx. ओके हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है 1 to 3 f डैश x dx. ओके हमें पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f डैश x dx, इसका मतलब होता है f x एंड लिमिट a टू b, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए. ओके यानी कि इसको लिख सकते हैं f3 माइनस f1. ओके f3 का वैल्यू यानी कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है एंड x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, यानी कि बनेगा 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3.
मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39। इस क्वेश्चन में हमें इस स्टेटमेंट पैटर्न को चेक करना है कि क्या ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या फिर कॉन्टिजेंसी है। ओके, ऑप्शन सी इसमें कभी करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन एक साथ नहीं होता है। या तो वो टोटोलॉजी होगा या कॉन्ट्राडिक्शन होगा या फिर नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ओके, चेक करते हैं। स्टेटमेंट पैटर्न है P implies not P एंड not P implies P, राइट। हमें पता P implies Q को लिख सकते हैं not P और Q, यानी कि ये बनेगा not P और Q की जगह यहां पे not P है। एंड not P, P की जगह not P है, बार एक और नॉट होगा तो ये बनेगा P, P और P। ओके, अगर यहां पे इस तरह से इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा नॉट P और नॉट P होगा नॉट P एंड P और P होगा P। नॉट P एंड P इज ऑलवेज फॉल्स, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, दिस कर्व वेयर सी इज ए पॉजिटिव पैरामीटर इज ऑफ, मतलब अगर फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन ये है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा। सो ऑर्डर तो 1 होगा क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर है, तो डिग्री चेक करने के लिए इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 2cx प्लस 2c3/2, राइट। c इंटू रूट सी मतलब c⁻³ ओके, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा 2y dy/dx इक्वल टू 2c और ये पूरा 0 हो जाएगा। सो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहां से c का वैल्यू आया अपने पास y इंटू dy/dx, और ये y इंटू dy/dx अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड c की जगह y इंटू dy/dx प्लस 2c की जगह y इंटू dy/dx पावर 3/2, राइट। सो डिग्री होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पॉजिटिव इंटीजर पावर। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे dy/dx है और dy/dx में पॉजिटिव इंटीजर पावर अभी है नहीं, ये 3/2 है, तो हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर बन जाएगी 3, यानी कि इसका डिग्री हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यहीं से पता चल गया होगा, लेकिन अगर कोई चाहता है कि पूरा सोल्व करें तो पूरा भी सोल्व कर सकते हैं इसको। ओके, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx इक्वल टू इधर बनेगा 2y इंटू dy/dx रेस टू 3/2, राइट। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर होल स्क्वायर होगा और इधर स्क्वायर करने पे 2 का स्क्वायर होगा और 3/2 का स्क्वायर होगा, यानी कि उस केस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यानी कि ये बनेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा y⁴, मतलब a माइनस भी होल स्क्वायर लगेगा तो dy/dx का पावर यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे dy/dx का पावर कितना है 3 है, इसलिए इसका डिग्री 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट इज गिवन बाय, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए ये तीनों लाइन कॉन्करेंट होगी। सो कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन होती है कि उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होता है, यानी कि 7 -8 5 3 -4 5 एंड 4 5 k, इनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ओके, सो 7 इंटू -4k -25 प्लस 8 इंटू 3k -20 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 20 15 प्लस 16 सॉरी इक्वल टू 0। ओके, यानी कि -28k माइनस 175 प्लस 24k माइनस 160 प्लस 75 प्लस 80 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा -4k, क्योंकि 24k एंड -28k बनेगा -4k, और ये -175 -160 प्लस 75 प्लस 80, सो ये बनेगा -180 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि k इक्वल टू यहाँ से आएगा 180/-4,
180 अपॉन माइनस 4 यानी कि माइनस 45. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Okay, question number 42. If the lines given by this and this are parallel, then the value of lambda. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है. अच्छा, हमें पता है अगर 3D में दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट. और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 करने के बाद जो डिनोमिनेटर में होता है वो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं. तो इन दोनों ही लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 2 लैम्बडा माइनस 5 और इसमें है लैम्बडा लैम्बडा 1. तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि 2 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इक्वल टू माइनस 5 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 2 अपॉन 1, राइट. अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 43. इफ द नॉर्मल टू द कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 1 एट द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 इज ऑफ द फॉर्म ax माइनस 5y प्लस b इक्वल टू 0, देन a एंड b आर. ओके, हमें इस क्वेश्चन में बस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना और कुछ नहीं. कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 1. सो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन 2y. सो हमें किस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए? 1 कॉमा माइनस 2 पे. तो इस पॉइंट पे पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 इज x की जगह 1, y की जगह माइनस 2. x यहाँ पे है नहीं, y की जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो 5 अपॉन माइनस 4, यानी कि माइनस 5 अपॉन 4. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 4, यानी कि 4 अपॉन 5, राइट. स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर गिवन है तो नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? उस नंबर को रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, यानी कि माइनस 4 अपॉन 5 को 4 अपॉन 5 कर देंगे. ओके, स्लोप मिल गया. पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, राइट. y माइनस y1 है माइनस 2 और यहाँ पे m है 4 अपॉन 5, x माइनस x1 है 1. सो ये बनेगा 5y प्लस 10 इक्वल टू 4x माइनस 4, यानी कि 4x प्लस माइनस 5y माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, राइट. अगर इसे कंपेयर करेंगे तो y का कोफिशिएंट इधर भी माइनस 5 और y का कोफिशिएंट इधर भी माइनस 5. तो अगर इसे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू माइनस 14, राइट. सो 4 एंड माइनस 14 इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम था, इसलिए हमने x एंड कांस्टेंट भी सेम किए. अगर यहाँ पे सेम नहीं होता, प्रोपोर्शनल होता, तो फिर प्रोपोर्शनल करते. ओके, क्वेश्चन नंबर 44. इस क्वेश्चन में ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन गिवन है, जो कि k के फॉर्म में है, और साथ में ये भी इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, यानी कि m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 m2. अच्छा, हमें पता है इन जनरल ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें m1 प्लस m2 इक्वल टू होता माइनस 2h अपॉन बी एंड m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी, राइट. तो अपने क्वेश्चन में अगर इसको कंपेयर करें तो m1 प्लस m2 क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 2kxy माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 0 में m1 प्लस m2 होगा माइनस 2h अपॉन बी, यानी कि माइनस 2k अपॉन माइनस 7, यानी कि 2k अपॉन 7, एंड m1 m2 इक्वल टू a अपॉन बी, यानी कि 4 अपॉन माइनस 7. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2, राइट. यानी कि 2k अपॉन 7 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, एंड 2k इक्वल टू माइनस 4, यानी कि k इक्वल टू माइनस 2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 45. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन बाय
x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस एल्फा इज, ओके यहाँ पे कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस एल्फा, राइट। ओके यहाँ पे a एंड अल्फा पैरामीटर है, यानी कि इसकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन में a एंड अल्फा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 2 वेरिएबल है x एंड t, तो अगर दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो इधर बनेगा dx अपॉन dt इक्वल टू a कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एन टी प्लस एल्फा एज इट इज, एंड एन टी प्लस एल्फा का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में विच इज n, अल्फा तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, एन टी का होगा n, राइट। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस एन ए साइन एन टी प्लस एल्फा, ओके ओके। अगेन अगर एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन t की जगह यहाँ पे एन टी प्लस एल्फा है तो एन टी प्लस एल्फा का वापस से डिफरेंशिएशन इंटू एन, राइट। ओके d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो n इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये बनेगा माइनस एन स्क्वायर ए कॉस एन टी प्लस एल्फा, एंड ए कॉस एन टी प्लस एल्फा को हम लिख सकते हैं x, सो ये बनेगा d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ना तो a है ना ही अल्फा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 46, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 0 एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स इज, ओके हमें पता है 2 प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0, राइट। सो अपने केस में p1 होगा x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ p2 यानी कि x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, लेकिन ये लेमडा के फॉर्म में, तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये प्लेन 2 1 0 से पास हो रहा है, अगर 2 1 0 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस प्लेन पासिंग थ्रू 2 1 0, तो 2 1 0 से पास हो रहा है, सो x की जगह 2, y की जगह 1 एंड z की जगह 0, लेमडा टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, 4 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा और इधर बनेगा 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 4, इट मीन्स लेमडा इक्वल टू माइनस 2, और लेमडा इक्वल टू माइनस 2 वापस से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ओके पुट इन 1, सो ये बनेगा x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा की जगह माइनस 2, तो ये बनेगा माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 6 इक्वल टू 0। सो सिंप्लीफाई करने पे ये क्या बन रहा है x माइनस 2x यानी कि माइनस x, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, 3z माइनस 2z तो प्लस z, एंड दिस इज माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट राइट, यानी कि x माइनस जेड इक्वल टू 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 47, मीन एंड वेरियंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इज, ओके 2 सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले हमें एन पी एंड क्यू का वैल्यू फाइंड करना होगा। इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि मीन 4 है एंड वेरियंस 2 है, यानी कि एन पी इक्वल टू 4 एंड एन पी क्यू इक्वल टू 2, ओके। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एनपी से एनपी कैंसिल हो जाएगा और इधर बनेगा 1 अपॉन क्यू इक्वल टू 2, मीन्स क्यू इक्वल टू 1/2। अच्छा क्यू इक्वल टू 1/2 है तो पी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, राइट राइट। पी इक्वल टू 1/2 अगर इधर पुट करेंगे तो यहां से एन इक्वल टू 8 आ जाएगा, ओके एन पी क्यू का वैल्यू आ गया, और हमें पता है पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू होता है एन सी आर p रेस टू आर q रेस टू n माइनस आर, ओके हमें फाइंड करना है x इक्वल टू 2, सो 8c2 p का वैल्यू 1/2 रेस टू 2, 1/2 रेस टू 8 माइनस 2 यानी कि 6, ओके ये होगा 8 इंटू 7 अपॉन 2, 1/2 रेस टू 8, ओके ये 4 टाइम्स, सो ये बनेगा 28 अपॉन 2 रेस टू 8 होता है 256, 28 अपॉन 256 यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट।
Okay, question number 48. If one of the lines of this combined equation is a bisector of the angle between the lines xy equal to 0, then what is the m? Okay, इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो कंबाइन इक्वेशन गिवन है. अच्छा, ये सेकंड वाला भी ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन है. ओके, इसमें a एंड b का वैल्यू 0 है. ठीक है. अच्छा, रेफरेंस के लिए इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ. ओके ओके, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट कंबाइन इक्वेशन की कोई एक लाइन सेकंड की एंगल बाइसेक्टर है. राइट, इस फर्स्ट वाले की कोई एक लाइन सेकंड की एंगल बाइसेक्टर है. अच्छा, जब एक एंगल बाइसेक्टर होगी तो दूसरी भी एंगल बाइसेक्टर ही होगी. इसके लिए यहाँ पे आप रेफरेंस ले सकते हो कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. यानी कि ये इस कलर की लाइन फर्स्ट को डिनोट करिए और इस कलर की लाइन सेकंड को डिनोट करिए. अगर फर्स्ट वाली सेकंड की एंगल बाइसेक्टर है, एक लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो दूसरी भी एंगल बाइसेक्टर होगी. अच्छा, ये भी नोटिस कर रहे होंगे फिर तो कि अगर फर्स्ट वाला ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकंड वाले का एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन है, तो सेकंड वाला फर्स्ट का एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन है. ठीक है, मतलब अगर मैं इनको अलग अलग लिखूं तो एम वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई माइनस एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. सेकेंड है एम वाई इक्वल टू 0. यानी कि अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाले के एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन है, तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन होगा. राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करता हूं और सेकंड वाले के साथ कंपेयर करते हैं. कंपेयर मतलब इक्वल कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन होगा एक्स वाई इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो इन जनरल ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें इसके एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. राइट, सो अपने केस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज ये फर्स्ट है एंड ये सेकेंड है. सो हम फाइंड कर रहे हैं एंगल कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इक्वेशन 1. राइट, सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी. ए माइनस बी कितना होगा, माइनस एम माइनस एम. ए होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी होता है वाई का कोफिशिएंट, इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच. एच होगा यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, यानी कि 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2. तो जो अपॉन 2 लिखा इसको ऊपर ले गया मैं, इंटू 2 कर दिया. ठीक है, ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2m इक्वल टू 2xy अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर. राइट, सो एक्स वाई को एक साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड भेजते हैं. तो ये बनेगा एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन माइनस 4m एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. राइट, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा, तो कुछ इस टाइप का फॉर्म बनेगा. अच्छा, फर्स्ट वाले का एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन सेकंड है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू 0 है और इधर एक्स वाई इक्वल टू ये फॉर्म है. सो यहां पे लिख सकते हैं सेकंड इज कंबाइन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ 1. इट मीन्स इसका मतलब 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन माइनस 4m एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. राइट, सो ये पूरा 0 में चला जाएगा और इधर बनेगा 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि m इक्वल टू प्लस माइनस 1. ओके, m की वो दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो एंगल बाइसेक्ट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए. अच्छा, क्वेश्चन में बोला कि वन ऑफ द लाइन्स, एक ही लाइन की बात हो रही है, इसलिए m की कोई एक ही वैल्यू आएगी. अगर दोनों वैल्यू पूछते तो दोनों भी हमने फाइंड कर लिया, m इक्वल टू प्लस 1 एंड m इक्वल टू माइनस 1. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा, क्योंकि अगर 1 होगा तो भी ट्रू हो जाएगा, -1 होगा तो भी ट्रू हो जाएगा. सो ये दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे, तो अपने केस में डी इज करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 49. इस क्वेश्चन में हमें इस लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है. क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4. राइट, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. अगर यहां से x क्यूब न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 4
अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके पास एक्स क्यूब है नहीं, सिर्फ एक्स है, तो एक्स बाहर चला गया तो एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में, प्लस इधर आएगा 7 अपॉन एक्स क्यूब, और इधर डिनोमिनेटर से भी अगर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 3 + 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, राइट। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और अब अगर x टेंस टू एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, जहां पे भी x डिनोमिनेटर में है वो सब जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बचेगा क्या 2 - 0 अपॉन 3 - 0 यानी कि 2 अपॉन 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, इफ ABCD आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर देन cos A + cos B + cos C + cos D इक्वल टू, ओके, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स एक सर्किल के ऊपर है, और यहाँ पे ये वर्टेक्स ऑर्डर में लिए, यानी कि ये A B C एंड D, यानी कि एक ही डायरेक्शन में लिए, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इट मीन्स A + C इक्वल टू 180 डिग्री एंड B + D इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos A + cos B + cos C + cos D की, राइट। सो यहां से A को मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस C, एंड B को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस D, राइट। सो ये बनेगा cos 180 डिग्री माइनस C प्लस cos 180 डिग्री माइनस D प्लस cos C cos D एज इट इज। ओके, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कि ये बनेगा माइनस cos C प्लस अगेन cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos C, तो ये प्लस नहीं आएगा, इधर आएगा माइनस cos D प्लस cos C प्लस cos D एज इट इज। सो माइनस cos C प्लस cos C कैंसिल, माइनस cos D प्लस cos D कैंसिल, तो ये होगा 0, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके।